दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यांगी ला क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इसके पहले लेक्चर सीरीज में हमने देखा था कि केमिस्ट्री में पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमने देखा था कि पदार्थ को हम मुख्यतः दो भागों में, दो अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक अवस्था में भी हम उसे 5 फॉर्म में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। और रासायनिक अवस्था में भी हम 3 भागों में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? यौगिक, तत्व और मिश्रण। तो हम पहले वीडियो में ये सारा पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो वीडियो देखिए। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो परमाणु संरचना पढ़ने से पहले ये देखते हैं, इसमें सबसे पहला आपका जो वर्ड है, शब्द क्या है? परमाणु, जिसको हम एटम कहते हैं। तो परमाणु क्या है? अब परमाणु ये शब्द कहाँ से आया? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है। तो परमाणु शब्द जो है ये यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा? यूनानी भाषा के एटोमियो से आया है। कहाँ से आया है? एटोमियो से, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। मतलब अविभाज्य क्या है? इसको हम विभाजित, तोड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको हम और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु, एटम कहलाता है। ये यूनानी भाषा के एटोमियो शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंधेरे कमरे में जब कहीं छोटा सा लूप होता है, होल होता है, वहां से लाइट अंदर आती है तो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, वह बहुत बारीक छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। और उनको क्या हम एक एक पार्टिकल को अलग कर सकते हैं? वह ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर आप जब छोटे रहे होंगे, छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो अभी व्हाइट बोर्ड की जगह पे पहले क्या था? ब्लैक बोर्ड यूज होता था। उस पर हम चॉक से लिखते थे। तो जब टीचर्स चॉक को इरेज करते थे लिखा हुआ, तो क्या देखते थे? चॉक के सबसे छोटे छोटे पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते थे। और उड़ के, ऐसा नहीं कि वो उड़ते रहेंगे या फिर एक अलग उनका स्पेस होगा, वो जाके किसी जमीन पे या फिर डेस्क पे कहीं पे जाके चिपक जाते थे। तो परमाणु क्या है? एटम क्या है? परमाणु परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये अपने आप में कहीं एक बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए भी अलग से स्पेस चाहिए, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो परमाणु की डिफिनीशन क्या होगी? परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यह यूनानी भाषा एटोमियो से आया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो हो गया परमाणु का बेसिक डिफिनीशन। अब परमाणु की खोज किसने की? परमाणु आया कहाँ से, कैसे पता चला परमाणु है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जिन्होंने बताया, उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि परमाणु के सिद्धांत को बताया था। परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में बताया। तो सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। इनका कहना था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे हम और भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ आप ले ले, एनी वन, वह चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, मतलब किसी अवस्था में हो, उसको आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। जो सबसे छोटा भाग होगा, सबसे छोटा कण होगा, वो क्या होगा? परमाणु होगा। ठीक है, तो इनका कहना था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे हम और भागों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब ये इसकी लिमिट है, इससे बाद ये और ज्यादा छोटे भाग में विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इनका क्या कहना था? इनका मेन कहना इनका यही था कि हम इसे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। और विभाजित नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? विभाजित।
विभाजित नहीं कर सकते हैं। इनकी ये जो थ्योरी थी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। मतलब ये जो इनकी बात थी कि पदार्थ के जो सबसे छोटा कण है परमाणु है, इसको अविभाजित नहीं किया जा सकता, ये थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। और इनके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था उनका? जे थॉमसन। ठीक है, जे इन्होंने भी एक थ्योरी दी। इनकी थ्योरी को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। तरबूज खाए आप लोग ना? तरबूज मॉडल, ठीक है। आपने तरबूज सबने खाया होगा। अगर किसी ने नहीं भी खाया होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, देखे तो होंगे ना, सबने तरबूज देखा है। तो तरबूज को अगर मान लीजिए एक तरबूज लीजिए गोल सा, उसको बीच से काट दीजिए, तो इस तरह से शेप हमको मिलता है ना। और आप क्या देखते हैं, ये ग्रीन ग्रीन होता है, ये तो छोड़ दीजिए लाइनिंग, इसके बीच में ये सारा भाग जो है क्या होता है? रेड कलर का होता है। और बीच में इसके ब्लैक कलर के छोटे छोटे बीज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बीज होते हैं। तो जो जे थॉमसन थे, इनका कहना था कि परमाणु जो है ये धनावेशी कण है। मतलब ये जो पूरा कण है ये प्लस चार्ज है। ये कण क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो इसमें तरबूज में जो बीज होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये क्या है? छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इनका क्या कहना था? परमाणु जो है यह धनावेशित कण होता है और इसके बीच में छोटे छोटे, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसके बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने क्या किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज थी इनका ये कहना था। जैसे जो जॉन डाल्टन थे, इनका कहना था कि परमाणु को और भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके बाद जब ये जे थॉमसन आए तो इन्होंने पाया कि परमाणु को हम और भागों में विभाजित कर सकते हैं, और उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। इनका कहना था कि जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरा परमाणु पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। पर इन्होंने भी, इनकी थ्योरी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था उनका? रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए इन्होंने एक सोने की पतली झिल्ली ली, परत ली। तो सोने की परत क्यों ली? क्योंकि सोना जो होता है उसे हम बहुत ज्यादा पतले फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब सोने को हम बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं उसके अपेक्षा। अगर लोहे और चांदी को देखिए, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जो सोने की ज्वेलरी होती है और चांदी की ज्वेलरी होती है, उसकी बनावट में सोने की ज्वेलरी को बहुत ज्यादा छोटे फॉर्म में, पतले फॉर्म में किया जा सकता है। लेकिन वही चांदी की ज्वेलरी को बहुत ज्यादा पतला करने जाएंगे तो टूट जाएगा, बहुत ज्यादा पतला नहीं हो पाता है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया? एक सोने की परत ली, ठीक है, और उस परत पे क्या किए? अल्फा के जो प्रकीर्णन किए। इनके मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसे हम अल्फा प्रकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कभी पेपर में कि अल्फा प्रकीर्णन जो था ये सिद्धांत किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। तरबूज मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन के लिए सोने की एक पतली सी परत ली और उस पे अल्फा किरणों को प्रसारित किया। क्या किया? अल्फा किरणों को प्रसारित किया। जैसे कि ये मान लीजिए इन्होंने सोने की परत ली और इस पे अल्फा किरण को जब प्रसारित किए तो इन्होंने पाया कि कुछ किरण तो सीधे ऐसे अपनी सीधे निकल रही है। मतलब ये जो परत थी इसको सीधे पार कर लिए।
किरण जो थी वो वहां टकरा, कुछ किरण जो थी सीधे पार करके बाहर चली गई और कुछ किरण जो थी वो यहाँ से टकरा के तिरछी निकल गई। क्या हुई? कुछ किरणें तिरछी निकल गई और कुछ किरण जो थी बहुत कम मात्रा में वो यहाँ से गई और वापस चली आई। मतलब जिस रूट से गई, जिस रास्ते से गई, उसी रास्ते से वापस चली आई। तो इससे ये साबित होता है कि जो परमाणु है इसके साइड में किनारे किनारे खोखला है। परमाणु किनारे किनारे में क्या है? खोखला है। अगर खोखला है तभी तो किरण आर पार हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा है, कुछ ठोस है जहाँ पे किरण पार नहीं कर पा रही है और वहां से वापस आ जा रही है। और ये भाग जो है बहुत कम है क्योंकि यहाँ इसकी लिमिट है। देखिए ये यहाँ से वापस आ गई और कुछ इसके साइड में जो गए किनारे में, ना अंदर गए ना बाहर गए, ये यहाँ से तिरछे निकल गए। इधर से देखिए तिरछे निकल गए। क्या हुआ? तिरछे निकल गए। तो आपको ये चीज पता होगा कि जो अल्फा किरण होती है खुद में पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है अल्फा किरण। और हमने पढ़ा है कि जो सेम आवेश होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर ये यहाँ से अल्फा किरण पॉजिटिव है और यहाँ से प्रतिकर्षित होकर वापस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है, जो भी कुछ है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो कुछ है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जहाँ से ये निकल जा रही है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। तो इन्होंने, इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पाया कि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये इनका ये कहना था कि परमाणु जो होता है इसका सारा भार, द्रव्यमान एक जगह पे केंद्रित होता है, एक छोटी जगह पे केंद्रित होता है। देखिए इसके इतना बड़ा परमाणु है, मतलब इतना बड़ा परमाणु नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पे परमाणु पार्टिकल को ये इतना बड़ा परमाणु है। लेकिन इतने बड़े परमाणु में जो नाभिक इसका है, ये एरिया है, ये एरिया क्या है? बहुत छोटा सा है। तो ये एरिया छोटा है प्लस क्या है? धन है। और ये बाकी का एरिया क्या है? ऋणात्मक है। तो इनका ये कहना था कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, धनावेश होता है, वह छोटे से भाग में स्थिर होता है। देखिए छोटे से भाग में स्थिर है ना। और इस भाग को इन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा जब एक्सपेरिमेंट किया कि परमाणु के बीच में जो भाग है, कोई भाग था, उस भाग को इन्होंने, इस भाग का क्या नाम दिया? नाभिक। तो परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में इन्होंने पाया कि प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहरी कक्षाओं में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहरी कक्षा में रहते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे ये यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, क्यों ये अंदर नहीं जाते हैं? अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई बैरियर तो है नहीं। ये इस थ्योरी को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो रदरफोर्ड थे इन्होंने ये थ्योरी दिया तो, नाभिक की खोज किए तो, पर नाभिक में क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में ये अच्छे से जानकारी नहीं दे पाए। और इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, मूवमेंट होती है, उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था उनका? मैक्सवेल। इनके बाद जो वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था? मैक्सवेल। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया जिसे हम विद्युत क्या कहते हैं? चुंबकीय सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? चुंबकीय सिद्धांत कहते हैं। चुंबकीय सिद्धांत। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बीच में क्या है? आपका नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपनी कक्षा में गति करते हैं और गति करते करते ये थक जाते हैं। जब कोई गति करेगा तो क्या होगा? थक जाएगा और थक कर ये नाभिक में गिर जाते हैं।
इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गति करते करते अपने ऊर्जा का ह्रास कर देते हैं, मतलब ऊर्जा उनकी कम हो जाती है और लास्ट में आके वो नाभिक में गिर जाते हैं। तो इनकी भी थ्योरी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नील्स बोर। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इस बार देखते हैं नील्स बोर कौन थे और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। नील्स बोर जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं और किन कक्षाओं में मूव करते हैं और क्यों वो गिरते नहीं है नाभिक में, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसे हम बोरबरी का सिद्धांत भी कहते हैं। वैज्ञानिक जो आए वैज्ञानिक उनका नाम क्या था? नील्स बोर। नील्स बोर। और इनकी जो थ्योरी थी हम उसे बोरबरी का थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरबरी। बोरबरी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आए जब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं। क्या करते हैं? नाभिक के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनकी एक अपनी कक्षा होती है जिसमें ये गति करते हैं और वह स्थिर क्या करते हैं? स्थिर ऊर्जा के साथ गति करते हैं। इन कक्षाओं में जो गति करते हैं स्थिर ऊर्जा मतलब उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। मैं इससे पहले जो आए थे वैज्ञानिक मैक्सवेल, उनका क्या कहना था? इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। जब ऊर्जा का ह्रास होगा, जैसे इंसान है जब दौड़ेगा ऊर्जा का ह्रास होगा तो थक जाएगा, थक के गिर जाएगा या कहीं बैठ जाएगा। तो उनका क्या कहना था मैक्सवेल का कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है और वो थक के नाभिक में गिर जाते हैं। पर जब इनके बाद बोरबरी आए, बोरबरी ने सिद्धांत दिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, स्थिर कक्षाओं में, जहाँ पे इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा वाली कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं जहाँ पे इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। जब ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है तो ये हमेशा गति करते रहेंगे। और गति क्यों करते हैं? देखिए, ये जो है नाभिक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव अगर ये निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने इससे पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दो अलग अलग साइन होते हैं तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी हो, जब दो अलग जेंडर हो, साइन हो, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। और जब दोनों एक दूसरे की, लेकिन एक चीज नोट करने में, जब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, मान लीजिए मैं इधर खड़ी हूँ, आगे से मुझे कोई खींच रहा है, पर हम दोनों इक्वल साइज के हैं, मतलब हमारी जो कैपेसिटी है खींचने की, पावर है, सेम है, तो क्या हम एक दूसरे को खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। एक दूसरे को पावर लगाएंगे पर खींच नहीं पाएंगे और अपने स्थान पे स्थिर रहेंगे। मतलब हम वर्क तो करेंगे लेकिन वह वर्क काउंट नहीं होगा, वो हम मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट तब होगी जब किसी एक की पावर ज्यादा हो, उसको खींच ले। तो इस वजह से इन दोनों की पावर सेम होती है, दूसरे को खींच नहीं पाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करते रहते हैं। तो बोरबरी ने एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या था? 2n²। यहाँ पे n जो है कक्षाओं की संख्या है। क्या है? कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या। ठीक है, जैसे ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर गति पे मूव करते रहते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये कक्षा है, इसके बाद मान लीजिए एक और कक्षा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n², जिसमें हम कक्षाओं की संख्या रख के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि एक कक्षा में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे कि अगर n की जगह पे हम 1 रखते हैं, पहली कक्षा 1 रखते हैं, तो क्या देखेंगे? 2n की जगह पे 1 रखेंगे इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 1 जा 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। ठीक है, अब दूसरी पहली कक्षा में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा में देखते हैं, दूसरी
कक्षा में। दूसरी कक्षा में हम क्या करेंगे, n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, तो यहाँ पे n के जगह पे हम 2 रख देंगे और होल स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक की संख्या मिल रही है, क्या मिल रही है 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो इन्होंने बोरबड़ी ने सिद्धांत दिया और फॉर्मूला दिया 2n², जिसमें n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, और उसमें इलेक्ट्रॉन किस सिस्टम से व्यवस्थित रहते हैं, 2, 8, 18, 32 के सिस्टम पे व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में गति करते हैं तो इनकी ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है और वो वहाँ पे इजिली गति करते रहते हैं। हाँ, पर एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में जाता है, मतलब अपनी कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा या फिर ऊर्जा ग्रहण करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं और आप जंप करके 5 में नाम लिखवा लेते हैं या फिर 6 में नाम लिखवा लेते हैं, तो क्या होगा, आप वहाँ पे मैच कर पाओगे नहीं, आपकी ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली है। आप जब 6th स्टैंडर्ड में चले जाओगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और आपकी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है लॉस होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, तो ऊर्जा का उस समय ह्रास होता है। और अगर वहीं ऊपरी कक्षा से नीचे, मतलब अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या होगा, मतलब अगर कोई 6 का बच्चा है, 4th में एडमिशन ले रहा है, तो क्या होगा, उसके लिए तो सब कुछ इजी होगा, वो पढ़ चुका है, उसके लिए ऊर्जा अधिक मेहनत करने की नीड नहीं होगी। मेहनत क्या है, उसकी ऊर्जा है, एनर्जी है, तो अधिक मेहनत नहीं करेगा, इजिली पास हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या होता है, हानि नहीं होता है। लेकिन अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि बोरबड़ी ने क्या सिद्धांत, आज हम देखें कि जॉन डाल्टन, थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड और बोरबड़ी का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी खोज किसने की थी। पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को -e से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन। आपने, हम इससे पहले पढ़े हैं ना तरबूज मॉडल, सबसे पहले तरबूज में इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन का ही मॉडल था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर ली, जे थॉमसन ने। इसके बाद आता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन। कहीं कहीं पे रदरफोर्ड भी बताया जाता है, आपने देखा होगा, पर रदरफोर्ड गलत है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। उन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, उन्होंने बस परमाणु मॉडल दिया था और नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन की खोज जो हुआ वो किसने किया, गोल्डस्टीन ने। उसके बाद आपका आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो ये आपके पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्लस कहीं कहीं पे इसका द्रव्यमान भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान देखिए, आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 कूलाम। क्या होता है इसका पावर, 9.1 × 10⁻31 कूलाम। उसका प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का होता है 1.6, क्या होता है 1.6785 × 10⁻27 कूलाम।
क्या होता है 27 कूलम। उसके बाद क्या आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इससे थोड़ा सा चेंज होता है 1.648 इंटू 10⁻⁻27 कूलम। ये क्या इनका द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान है। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ये 48 है और यहाँ पे भी आपका द्रव्यमान। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। उसके बाद हम क्या देखें द्रव्यमान क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31। उसके बाद प्रोटॉन का है 1.6785। उसका 10⁻27 और इसका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, ये इससे हैवी होता है, इसका यहाँ पे 25 होता है। क्या होता है 25। आपका न्यूट्रॉन सबसे हैवी होता है, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा सबसे ज्यादा मूव कौन करेगा। अगर 3 कक्षाओं में आपकी क्लास में दौड़ लगवाई जाए तो जो सबसे हल्का इंसान है वो जल्दी दौड़ लेगा, वो फुर्तीला होगा। तो सबसे कम वेट किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो ये बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है, क्योंकि इसको हम 31 पार्ट में तोड़ रहे हैं। उसके बाद आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये 25 है, यहाँ पे 48 है। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी देखिए 7 होगा, 7 के बाद 48 है और यहाँ पे 25 है। तो ये सबसे हैवी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इस वजह से हैवी होने की वजह से आप समझ सकते हो ये मूव नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपके आते हैं, आवेश पूछे जाते हैं। किसके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आवेश पूछे जाते हैं, चार्जेज क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6। इलेक्ट्रॉन आप क्या होता है माइनस होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उसके बाद प्रोटॉन क्या होता है प्लस होता है, तो इसका यही चार्ज है, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 और प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आज हमने देखा आज के परमाणु संरचना के बारे में कि सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने। एक बार रिवाइज करते हैं, आज की क्लास में हमने पूरा क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन ने दिया था। इनका क्या कहना था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, जिसको हम और भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। इनके बाद एक सिद्धांत आया जिसे दिया था जे थॉमसन ने। क्या किसने दिया था, जे थॉमसन, जिसे हम क्या कहते हैं तरमूज मॉडल भी कहते हैं। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ में क्या होता है, परमाणु जो होता है आप धनावेशित होता है और उसके बीच में धनावेशित चार्ज के बीच में बीज की तरह इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो इन्होंने किसकी खोज की थी, डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की खोज की। परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। लेकिन इसके बाद जे थॉमसन आए, जिनका कहना था कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं, उसमें एक और कण पाया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और वह परमाणु पूरा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऋणावेशी बीज की तरह, तरबूज की बीज की तरह धसे होते हैं। इनके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड। इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन के माध्यम से नाभिक की खोज की। तो देखिए, डाल्टन ने किसकी खोज की थी, परमाणु की। उसके बाद जे थॉमसन आए, इन्होंने तरबूज मॉडल दिया और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की।
उसके बाद रदरफोर्ड आए, इन्होंने नाभिक की खोज की। सोने की प्लेट पे इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन के माध्यम से नाभिक की खोज की और इनका कहना था कि परमाणु जो होता है साइड में खोखला होता है, उसका सारा द्रव्यमान भार बीच में एकत्रित होता है, जिसे इन्होंने नाभिक का नाम दिया। इसके बाद इनके बाद चैडविक आए और गोल्डस्टीन आए, जिन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने ये नहीं बताया कि नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, कहाँ पे स्थिर होते हैं। इनके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने चुंबकीय सिद्धांत दिया। क्या दिया? चुंबकीय सिद्धांत। तो क्वेश्चन अगर आए चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं, ऊर्जा का ह्रास करके नाभिक में गिर जाते हैं। उसके बाद लास्ट आपके आए बोरबरी, जिसको हम बोरबरी का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने 2n² का फार्मूला दिया, जिसमें n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी कक्षा में ही स्थिर होते हैं और ऊर्जा का ह्रास किए बिना अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं और नाभिक में नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सिद्धांत पढ़े और परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।